हेलो बच्चों, माय नेम इज आलोक पांडे, योर केमिस्ट्री मेंटर फ्रॉम एडवांस प्लस एकेडमिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं, लाइक सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करना, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करना और गैस को लिक्विड में मिक्स करना। तो इन तीन टाइप के सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे, हेनरी लॉ कांस्टेंट की एप्लीकेशन पढ़ेंगे और हेनरी लॉ की भी एप्लीकेशन हमें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। सामने आपके टॉपिक लिखा हुआ है जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए मिक्सचर्स क्या होते हैं। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं या जब भी हम दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में, तो उसी को हम मिक्सचर का नाम देते हैं। मिक्सचर को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, जैसे आपने रेत और पानी को मिला दिया, मतलब सैंड और वाटर को। ऐसे आप बहुत सारे मिक्सचर देखते हैं जिसमें मिक्सचर तो बनता है लेकिन दो सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है होमोजीनस मिक्सचर, लाइक सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, एलॉयस का बनना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें दो सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करके सिमिलर फिजिकल स्टेट में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं और उसी होमोजेनस मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन क्या है? इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन ए फिक्स रेशियो। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आप फिक्स रेशियो में मिक्स कर देते हो तो उस मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं? सॉल्यूशन। अब हम कैटेगराइज करते हैं अगला टॉपिक जिसे हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम तीन कैटेगरी रखेंगे। पहली सॉलिड इन सॉलिड, दूसरी कैटेगरी हम पढ़ेंगे यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट और तीसरी कैटेगरी हम पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान से देखनी है। सॉलिड में मिक्स हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो रहा है और गैस लिक्विड में मिक्स हो रही है। तो इसको समझते हैं एक एक करके। एक मिनट में बस चौक निकाल लूं। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड को हम किस में मिक्स कर रहे हैं? सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं। तो हेडिंग डालें फटाफट। टाइप 1 जिसको हमने क्या नाम दिया? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो नंबर 1 सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस। तो हम बोलेंगे दीज टाइप ऑफ होमोजीनस मिक्सचर्स हैव यूनिफॉर्म solubility आफ्टर मिक्सिंग। मिक्स करने के बाद इनकी सॉल्युबिलिटी यूनिफॉर्म या कह सकते हो सिमिलर हो जाती है। मतलब इनके एग्जाम्पल्स में भी जैसे कि आप कह सकते हो ब्रास के बारे में, ब्रॉन्ज के बारे में, तो ये आपके कुछ बेसिकली एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, इसमें आप जर्मल सिल्वर भी कह सकते हो। जर्मल सिल्वर भी होता है जो सिल्वर का एलॉय होता है। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं जर्मल सिल्वर ETC। अब सॉलिड इन सॉलिड को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करके बता सकते हैं। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड में हम क्या बोलते हैं कि बोथ substances have similar size of particles। दोनों सब्सटेंसेस में पार्टिकल का साइज सेम होता है। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि एक कंटेनर है और इसमें
पार्टिकल मान लीजिए ए हैं, ये सारे ए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरा इसमें मिक्स कर रहे हैं, ये सब्सटेंस आपका फर्स्ट है, अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं दूसरा सब्सटेंस, और इस सब्सटेंस के पार्टिकल का भी साइज ऑलमोस्ट सेम है बी। ठीक है, अब हमने इनको मिक्स किया तो ए और बी जब आपस में मिक्स होंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम इनमें नहीं आने वाली, क्योंकि दोनों का साइज क्या है, सेम। तो इस तरह के मिक्सचर में साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और आप कह सकते हो कि लाइक दिस, कि इसमें कुछ पार्टिकल्स ए के और कुछ पार्टिकल्स इसमें बी के आ जाएंगे। तो बी बी बी, ऐसे ही यहाँ ए, तो रेशियो जो भी हो, ये जो आपका बनेगा वो आपका सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन बनेगा, जिसमें दोनों का साइज क्या है, सेम, सब्सटेंस 2। ठीक है जी। इसके बाद हम आते हैं इसके सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप आपका होगा इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हियर स्मॉलर साइज पार्टिकल्स एंटर इनटू वॉइड। किस में एंटर करते हैं, वॉइड में, और उसी वॉइड को हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो ये ए हमारा गिवन सब्सटेंस ए है, सब्सटेंस फर्स्ट है, और इसके बाद हम इसके अंदर जो सब्सटेंस सेकंड मिक्स कर रहे हैं उनका साइज बहुत स्मॉल है। ये क्या है, सब्सटेंस 2, इसके पार्टिकल स्मॉल हैं। तो जो हमारा मिक्सचर तैयार होता है या जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है उसमें ए पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे यूनिफॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं और बी पार्टिकल इनके वॉइड में आके एंटर कर जाते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल इन नेचर। ध्यान से देख लें, ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपको क्लियर होना चाहिए। दोबारा से सुन लें, हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन की सबसे बेसिक कैटेगरी क्या होती है कि दोनों जो है वो होमोजीनियस सिमिलर स्टेट में चले जाते हैं। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो यहाँ होमोजीनिटी का मतलब है साइज का के रेस्पेक्ट में, या दोनों का मिक्स होने का पॉसिबिलिटी, मतलब दोनों ही अपना, जैसे मान लीजिए आप एलॉय बनाते हो तो एलॉय में जो दो सब्सटेंसेस होते हैं वो पहले मेल्ट किए जाते हैं, फिर दोनों मिक्स किए जाते हैं, और मिक्स करने के बाद जो नया मिक्सचर तैयार होता है उसमें आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते कि कौन सा उसमें सब्सटेंस 1 है और कौन सा सब्सटेंस 2 है। इस तरह की बात पे देखें तो क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म सोल्युबिलिटी आफ्टर मिक्सिंग। सोल्युबिलिटी यूनिफॉर्म होती है, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो ईजिली। ठीक है, वैसे तो बहुत एक्सट्रीम तरीके से कर सकते हैं लेकिन ईजिली आप रूम टेम्परेचर पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग, यहाँ आप चाहे तो लिख भी सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, फिर ब्रास, ब्रॉन्ज या जर्मल सिल्वर। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं सॉलिड इन सॉलिड में पहला टाइप सब्स्टिट्यूशनल, जिसमें दोनों सब्सटेंस सेम है। जो सॉल्यूशन तैयार होता है, जो सॉलिड सॉल्यूशन तैयार होता है उसमें साइज एक दूसरे को इंटरचेंज करता है। सब्स्टिट्यूट, सेम साइज होने की वजह से बस ए को हटा के बी आ गया, लेकिन साइज में, डायमेंशन में कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा, ए के डायमेंशन ज़्यादा होगी तो इसके पार्टिकल में जो गैप होगा उसमें स्मॉलर साइज बी पार्टिकल आके एंटर कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन से पार्टिकल हैं आपके, बी। तो बी पार्टिकल इसके वॉइड में आते हैं और वॉइड का मतलब होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, इसलिए इस सॉल्यूशन का नाम पड़ गया इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? पॉज लेके इसे नोट कर लें, आगे चलते हैं। अब हम आगे इसको कैटेगराइज करते हैं। अगर हम इसको आगे कैटेगराइज करें तो टाइप 2 जो है हमारा वो क्या आएगा, सॉलिड इन लिक्विड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड इन लिक्विड। तो इसमें आप लिखें whenever we mix solid solute in liquid solvent, then
amount of solid solute, amount of solid solute mixed in 100 ग्राम, या आप इसको 100 ml भी ले सकते होगा, डेंसिटी वाटर का केस है, ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज इट्स व्हाट, सॉल्युबिलिटी। क्या कहलाता है इसका, ये सॉल्युबिलिटी। क्या कहलाता है बच्चों, सॉल्युबिलिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करो तो आप सिंपल सा जवाब दोगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। और इसके लिए कंडीशन होती है कि सॉल्यूशन जो तैयार होगा वो सैचुरेटेड होगा, मतलब वो पूरी तरह से स्टेबल होगा। ठीक है, फिर इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन तैयार होगा बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन लिखें, व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिसाइड, लिखें क्वेश्चन लिखें, व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिसाइड वेदर, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, what are the factors which decide whether the given solute, solid solute will be soluble in liquid solvent or not। तो फैक्टर्स में हम जो पहला फैक्टर यहाँ पे कंसीडर करने जा रहे हैं, उस पहले फैक्टर का नाम है मैग्नीट्यूड डिफरेंस, मैग्नीट्यूड डिफरेंस बिटवीन दी हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। क्या होता है हाइड्रेशन एनर्जी और क्या होती है लैटिस एनर्जी? कितने लोगों को पता है हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में डिफरेंस? क्या बोला मैंने, हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। तो मैं आपको समझा देता हूं। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब होता है जब हम किसी सब्सटेंस में वाटर उसको कवर अप कर ले चारों तरफ से, तो उस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। और अगर कोई चीज़ वाटर में डिसॉल्व हो जाए तो उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी में जो वाटर मॉलिक्यूल उस सब्सटेंस को कवर अप करते हैं, घेरते हैं डिसॉल्व करने के लिए, हाइड्रोलिसिस करने के लिए जब उसे सराउंड करते हैं, तो उस टाइम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी डिस्पर्स होती है या एनर्जी चेंज जो डेवलप होता है, उसी को हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो हम बोलेंगे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ड्यूरिंग हाइड्रेशन, या ड्यूरिंग हाइड्रेशन, ये ज़्यादा अच्छी लाइन रहेगी, ड्यूरिंग हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है सॉलिड को किस में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में। ठीक है, और दूसरी है लैटिस एनर्जी। तो हम क्या बोलेंगे, द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ लैटिस। हाइड्रेशन एनर्जी का काम क्या है कि किसी तरह से वो उसको लिक्विफाई कर ले, मतलब वाटर मॉलिक्यूल उसको घेर ले और बाद में उसको अपने में डिसॉल्व कर ले। और लैटिस एनर्जी का काम क्या है कि वो एनर्जी जिससे वो ब्रेक करे। तो अब हाइड्रेशन एनर्जी, जैसे अगर मैं बोलूं, अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो इसका मतलब वो डिसोसिएट करके और उसको डिसॉल्व कर लेगी, तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबल। क्या होगा, सॉल्युबल। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है लैटिस एनर्जी, तो
क्या हो जाएगा ये, इनसॉल्यूबल। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कि वो सॉल्यूबल होगा या नहीं होगा। तो हमने बोला दो तरह की एनर्जीज हम उस टाइम सॉल्व कैलकुलेट करेंगे, एक हाइड्रेशन एनर्जी और दूसरी एनर्जी का नाम है लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी में वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड करते हैं और लैटिस एनर्जी में उसको डिसोसिएट करते हैं। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी होगी, लेकिन अगर लैटिस एनर्जी ही ज़्यादा है तो कितना भी वाटर आ जाए वो उसको सराउंड करके ब्रेक नहीं कर पाएगा और अपने में मिक्सअप नहीं करा पाएगा, तो इस टाइम वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनसॉल्यूबल। सेकंड फैक्टर आप लिखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसे नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं साइड हो जाता हूं, फटाफट पॉज करके इसे नोट कर लें। सेकंड, सेकंड फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें हम क्या बोलेंगे, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, मतलब i.e. polar solute will be soluble in polar solvent while non-polar solute will be soluble in non-polar सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, तो पोलर पोलर में मिक्स होता है और नॉन पोलर नॉन पोलर में। जैसे जो NaCl है वो किस में डिसॉल्व होगा, वाटर में, तो दोनों का नेचर क्या है, पोलर। ठीक है, ऐसे ही हम एग्जांपल ले लें कि यूरिया किस में डिसॉल्व होगा, तो ग्लूकोज में, क्योंकि ये दोनों का नेचर ही क्या होता है, नॉन पोलर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, नोट कर लेंगे इसे। चलिए अभी अगला देखते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आपको समझ आ गया, एक बार रीड कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। दूसरा जिस पे डिपेंड करते हैं उस फैक्टर को हम कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं, टेम्परेचर। तो इसमें हम लिखेंगे द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो डिसाइड्स सॉल्युबिलिटी। जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो भी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। पहला केस एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में अगर हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर यहीं पर हम एंडोथर्मिक की जगह एक्सोथर्मिक कर दें, तो एक्सोथर्मिक के केस में इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या करेगी, डिक्रीज। तो याद रखना, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और एक्सोथर्मिक में क्या हो गया, इनवर्सली। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और 100 ml ऑफ सॉल्वेंट व्हेन वाटर इज गिवन। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1। ठीक है बच्चों, 100 ग्राम के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं। इसे नोट कर लें फटाफट, आगे चलें। हमारा 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन खत्म होता है, अब तीसरा टाइप आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो हमारा सबसे मेन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ थर्ड टाइप है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गैस को लिक्विड में मिक्स करेंगे तो क्या कैसे मिक्स होगा। तो इसमें डायरेक्टली है, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय हेनरी लॉ। कौन सा लॉ था जिसने इसको एक्सप्लेन किया, हेनरी लॉ। तो ये लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जैसे CO2 का कोल्ड ड्रिंक में मिलना, सॉफ्ट ड्रिंक में मिलना, इज डायरेक्टली proportional to external pressure applied, ठीक है। जब भी हम किसी गैस को लिक्विड में मिलाते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर, ठीक है। मैथमेटिकली हम यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं, प्रेशर अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, जिसको आप सॉल्युबिलिटी नाम दे रहे हो, ऑफ गैस इन लिक्विड। एक्सटर्नल प्रेशर P हो गया, मोल फ्रैक्शन गैस सॉल्यूट है तो जाई भी आ गया, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया? KH इंटू जाई बी काई बी, जो भी है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अगर मैं आपसे पूछूं कि KH क्या है तो आप KH के बारे में क्या बताएंगे? हेनरी लॉ कांस्टेंट, पहली बात। दूसरी बात क्या बताएंगे कि इट्स यूनिट इज सेम एज ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर की यूनिट होगी वही KH की यूनिट होगी, KH की अपनी कोई यूनिट नहीं होती है। इसे जल्दी से पॉज करके नोट करें, फटाफट नोट कर लिया। चलो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखें, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट? व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स of Henry law constant? सबसे पहले it has same unit as of pressure, इसकी यूनिट क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है जैसा कि प्रेशर है। इसके अलावा आप लिखें सेकेंड पॉइंट, याद करने हैं आपको ये सारे पॉइंट, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट, साथ साथ नोट कर सकते हैं आप, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ KH, अलग अलग गैस के लिए जो KH की वैल्यू है वो अलग अलग हो जाएगी। नोट करते हैं साथ साथ। फिर KH वैल्यू ऑफ डिफरेंट गैस, या कह सकते हो ऑफ गैस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट, ठीक है। अगर हम गैस को सेम भी रख दें और सॉल्वेंट बदलते रहें तो उसकी वजह से भी वैल्यू बदलती है। गैस बदलेगी तो KH बदलेगा, सॉल्वेंट बदलेगा तो KH बदलेगा, ठीक है। लास्ट, अब देखो, हायर द वैल्यू ऑफ KH less will be solubility of gas in liquid। गैस इन लिक्विड, सोचने वाली बात यह है कि गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी कम अगर KH की वैल्यू होगी हाई। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, आप ही बताएं, P इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है, KH इंटू जाई बी, तो P और जाई बी के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, और y इज इक्वल टू mx ले लें प्लस c, यही पढ़ा है ना आपने, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो c इंटरसेप्ट है नहीं इसलिए ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, m इसका स्लोप है।
तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो इसका स्लोप किसके बराबर है, के एच के। अब मैं आपसे वैसे पूछूँ स्लोप होता क्या है, तो स्लोप होता है सर वाई एक्सिस मतलब पी अपॉन में जाई बी। तो के एच इज इक्वल टू क्या हो गया, पी अपॉन में जाई बी। तो आप समझ सकते हो कि अगर के एच की वैल्यू बढ़ेगी तो इसके रेस्पेक्ट में जाई बी की वैल्यू कम होगी, और जाई बी का ही मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो होप्सो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ये अगर बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसको आप नोट कर लें। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ और फिर देखते हैं कि आप कितना समझ पाए। शुड आई रब? ओके, चलिए आगे एक न्यूमेरिकल लिखें और बहुत ही सोच समझ के इसका जवाब दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2008 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं और साथ साथ लिख भी रहा हूं। KH ऑफ N2 एट 298 Kelvin is 10 raised to power 5 atm. The mole fraction of N2 in air is 80%. कितना परसेंट है, 80%. Calculate number of moles of N2. Calculate number of moles of N2 from air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm प्रेशर। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बस आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ध्यान से देखें, N2 का जो आपको KH है वो 10⁵ atm गिवन है, मोल फ्रैक्शन 80% है। किसका 80% है, जो एयर में गैस है ना। तो आपको यहाँ पे पहले डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर लगाना होगा। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। जब भी हमें किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना होता है तो हम टोटल प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें टोटल प्रेशर एयर का यहाँ पे गिवन है, कहाँ गया, 5 atm, राइट। और इस मोल फ्रैक्शन 80% है, मतलब 80/100। तो आप देख लें कितना आ जाएगा, 4 atm। तो हमारे पास प्रेशर आ गया है 4 atm, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे अब हम क्या कर सकते हैं। अब हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH ऑफ N2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 एयर के रेस्पेक्ट में था, वहां मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 किसके रेस्पेक्ट में है, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। ये किसके रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू एयर, और ये जो है वो किसके रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, ठीक है, या वाटर भी कह सकते हो, लिखा भी हुआ है वाटर, विद रेस्पेक्ट टू वाटर लिख दो आप, विद रेस्पेक्ट टू क्या है, वाटर एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम KH की बात करें तो हमें गिवन है 10⁵, प्रेशर हमें पता है 4 atm, ये बचा नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, ठीक है बच्चों। अब 4 × 10⁻⁻5 हो जाएगा ये नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 प्लस 10। तो इसके रेस्पेक्ट में हम इसको क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल। चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, बट बेसिकली हम इसको नेग्लिजिबल मानेंगे क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होने के बाद इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो आपको पता होगा कि अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁻5 आएगा, और 10 के साथ 10⁻⁻5 के रेस्पेक्ट में एडेड ये चीज़ वैल्यू और कम हो जाएगी। आप समझ गए होंगे। इसको और इसमें किसको नेग्लेक्ट करोगे, तो इसी को करोगे। तो अब हम इसको आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अपॉन में 10। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 आपका कितना आ गया, 4 × 10⁻⁻4 atm, सॉरी मोल्स। तो यही आपसे पूछ रहा था नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन, ठीक है।
आपको जान के अजीब लगेगा, ये आईआईटी का क्वेश्चन था 2008 का, आईआईटी 2007 का था, ठीक है, 7 का ही था, 8 का नहीं था, 7 का ही था, ठीक है, इसे आप नोट कर लें फटाफट। अब हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। इसे पॉज करके नोट कर लिया आपने, चलिए। What are limitations of हेनरी लॉ? तो मेरे साथ साथ लिख लें। पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूं, प्रेशर ऑफ गैस शुड नॉट बी टू हाई। जो गैस का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर गिवन मस्ट नॉट बी टू लो। जो प्रेशर है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए, सॉरी टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। थर्ड, गैस डिजॉल्व या गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल इन लिक्विड। इतनी भी सॉल्युबल ना हो जाए कि वो गैस को आप एक्सट्रैक्ट ना कर पाओ, ठीक है, सॉल्युबिलिटी मॉडरेट रहनी चाहिए। और चौथा और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि जो गैस है वो रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए। गैस शुड नॉट बी रिएक्टिव विद सॉल्वेंट। जो भी हमारा सॉल्वेंट है इसके रेस्पेक्ट में गैस का नेचर रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन है वो भी हम कर लेते हैं, व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं? सबसे एप्लीकेशन का मतलब है आपसे एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, तो सबसे फेमस एग्जाम्पल है डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के में गैस जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक में डिसॉल्व हो जाती हैं, आपको ये चीज़ पता होगी, ठीक है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि इसके साथ आप ये भी लिख लो एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर उस टाइम क्या होना चाहिए? लो। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ तो लिखवाने में आसानी होगी। जो मेजर एप्लीकेशन है एक तो यही हो गई कि CO2 का सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलना। CO2 जो सॉफ्ट ड्रिंक में मिलती है तो टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है और प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है। प्रेशर बढ़ाने पे KH बढ़ जाता है और टेम्परेचर लो होने पे भी KH बढ़ जाता है। सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर को कम करने पर KH की वैल्यू क्या होती है? लो हो जाती है। और प्रेशर को बढ़ाने पे KH की वैल्यू लो हो जाती है और KH जितना लो होगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी हाई होगी, राइट। चलो डायरेक्टली समझ लो कि जितना ज़्यादा प्रेशर है उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है, तो टेम्परेचर कम करने से प्रेशर का जो रोल है वो डोमिनेट कर जाता है, पहली बात। दूसरा, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा हार्ट मूवमेंट करता है लब डब लब डब। जब लब मूवमेंट होती है तो हमारा हार्ट सिंक्रोनाइज करता है, और जब हार्ट सिंक्रोनाइज करता है तो उस टाइम अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हार्ट में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। लेकिन जब हमारा हार्ट डब मूवमेंट करता है तो एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करने से इंटरनल प्रेशर या उसके अंदर जो हार्ट के अंदर प्रेशर है वो लो हो जाता है, जिसके वजह से CO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो हमारे हार्ट में उस वक्त होता है उससे CO2 रिलीज हो जाती है और हीमोग्लोबिन सेपरेट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना होता है तो हार्ट को हम लब मूवमेंट दिखाते हैं, और इसके बाद जब एक्सहेल करना होता है, CO2 गैस रिलीज करनी होती है तो डब मूवमेंट दिखाते हैं, लब डब, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, राइट। ये एग्जांपल हम यहाँ लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि जो गोताखोर होते हैं, डाइवर्स होते हैं, जब वो पानी में बहुत नीचे जाते हैं, तो अपने साथ वो सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि नीचे पानी के बहुत ज़्यादा
अवेलेबल हमारे पास गैस नहीं होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम आती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो वो डाइवर्स अपने सिलेंडर में हीलियम और नाइट्रोजन लेके जाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो ऑक्सीजन जो है वो आसानी से इनहेल कर पाए। तो हीलियम तो हमारे ब्लड से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी में इनहेल करते वक्त साथ में ऑक्सीजन के चली जाती है। तो जब डाइवर्स ऊपर आ रहे होते हैं तो जो नाइट्रोजन गैस है वो एस्केप करने की कोशिश करती है स्किन के पोर से, कैपिलरीज से, और कभी कभी वो कैपिलरीज को ब्रेक कर देती है और इसकी वजह से डेथ होने के भी चांसेस होते हैं, और इस बीमारी को बेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंड। तो पेपर में पूछा जा सकता है बेंड्स क्या है, तो आप बोल देंगे कि जो स्क्यूबा डाइवर्स हैं वो जब बाहर आ रहे होते हैं, वाटर लेवल के ऊपर आ रहे होते हैं नीचे से, तो उस वक्त उनकी बॉडी से नाइट्रोजन गैस कैपिलरीज के थ्रू आ जाती है और कभी कभी कैपिलरीज ब्रेक कर जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बेंड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। उसी बीमारी को ही हम कहते हैं बेंड्स, उस प्रॉब्लम को ही हम कहते हैं बेंड्स। तीसरा है आपका कि जो पहाड़ी एरिया में लोग रहते हैं, जो ज़्यादा हाइट वाले हिली एरियाज में लोग रहते हैं, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या उनकी थिंकिंग एबिलिटी कम होती है। तो पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है, तो बोला जाता है कि जो पहाड़ी इलाके में या हिली एरियाज में लोग रह रहे हैं, उनकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन और ब्लड का फॉर्मेशन इतना ज़्यादा नहीं है। जब देखा भी होगा ज़्यादा ऊंचाई चढ़ने पे आप सांस तेज तेज लेते हो, इसका मतलब क्या है कि हार्ट की लब मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो जब ऑक्सीजन बॉडी में प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं करेगा तो थिंकिंग प्रॉब्लम होने लगती है, और इस बीमारी को एनॉक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनॉक्सिया। तो मैं आपको लिखवाता जा रहा हूँ, आप साथ साथ अब इसे नोट करें, ठीक है। एक और बात कि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में ही, सीबीएसई का भी क्वेश्चन था ये, कि एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड सीजन, ठीक है, कोल्ड एरियाज या लो टेम्परेचर कंडीशन, वाई? तो आप उसका जवाब दोगे कि कोल्ड कंडीशन का मतलब है लो टेम्परेचर, और अगर लो टेम्परेचर है तो उस वक्त जो ऑक्सीजन है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। अभी हमने बोला भी है लो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है ऑक्सीजन की, तो उनको मतलब ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होगा वाटर में तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो आसानी से ऑक्सीजन को इनटेक कर पाएंगे, तो ज़्यादा कंफर्टेबली वो जी सकते हैं, रह सकते हैं, राइट। चलिए अब लिखें आप इसको। पहला पॉइंट हो गया डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स अंडर हाई प्रेशर एट लो टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट लिखें aquatic life is more comfortable in cold water as dissolved oxygen is more easily available, राइट। नोट करें आप। नेक्स्ट, थिंकिंग इनएबिलिटी, थर्ड पॉइंट लिखें, थिंकिंग इनएबिलिटी और लेस थिंकिंग एबिलिटी। दोबारा देखो, थिंकिंग इनएबिलिटी और लेस थिंकिंग एबिलिटी इन पीपल लिविंग इन हिली एरियाज दिस डिजीज is called what? क्या नाम दिया था? एनॉक्सिया। क्या है बीमारी का नाम? एनॉक्सिया, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? एज एट हाई एल्टीट्यूड्स ऑक्सीजन या डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन is less in blood, so due to improper O2 circulation in blood, thinking
क्या कह सकते हो, हाँ, थिंकिंग एबिलिटी डिक्रीजेस। ये आपके समझने के लिए है, ब्रैकेट में जो लिखा है, एग्जाम में तो आप उतना ही लिख के आ जाइए, ठीक है। फोर्थ, गोताखोर। व्हाट इज गोताखोर? स्क्यूबा डाइवर्स, राइट। तो लिखें स्क्यूबा डाइवर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स along with helium and N2. So when they come up, ये लैंग्वेज अच्छी है, when they come up then N2 gas sometimes escapes from blood capillaries and breaks them. This is called, क्या नाम बताया था, बताएं? IQ टेस्टिंग, यस। क्या कहते हैं इसको? बेंड्स। नोट डाउन कर लें आप इसे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, सॉल्यूशन और उसके टाइप्स, सॉल्युबिलिटी कैटेगरी सारी हमने आपको बता दी। तो इस लेक्चर के बाद हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।